अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया है। अब पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन समेत दीगर एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाजें भर सकेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में फ्लोर ऑफ द हाउस उस वक्त के वजीर जनाब गुलाम सरवर खान साहब के गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से 1 जुलाई 2020 को यूरोपीय फिजाई ऑपरेशन की इजाजत 6 माह के लिए मुअत्तल की गई थी और 8 अप्रैल 2021 को ये पाबंदी गैर मुइना मुद्दत तक बढ़ा दी गई थी। उस वक्त के वजीर गुलाम सरवर साहब ने क्या कहा था, आइए आपको जरा सुनवाते हैं। हमारे पायलट्स जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। ये बताना भी जरूरी था इसके साथ ही साथ, और सिर्फ ये बता नहीं रहे, इस पे हमने एक्शन भी शुरू करवा दिया। एक ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करने और इस इकदाम को ब्लॉक करने में मसरूफ हो, बिलाशुबा ये पाकिस्तान के लिए एक और जीत है। अवाम के लिए जहां एक अच्छी खबर है, वहीं गुज़िश्ता रात बुरी खबर भी अवाम के सरों पर पेट्रोल बम की सूरत पर नाजिल हुई। आज के हुक्मरान माजी में तेल की कीमतों में इजाफे पर क्या बयान दिया करते थे, अब आपको वो सुनवाते हैं। पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे अपनी सवारी में पेट्रोल डलवाए, अपने बच्चों के लिए रोटी ले। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। अगर आप तेल की कीमत कम कर दे तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं। तेल की कीमत बढ़ती है तो आटे की कीमत बढ़ती है, सब्जी की कीमत बढ़ती है, सब चीजों की कीमतें तेल की कीमत के साथ बढ़ती है। तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आज़म चोर है। दूसरी तरफ चीनी स्कैंडल ने हुकूमती एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी की नाकामी को बेनकाब कर दिया है। 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने के फैसले से मकामी मार्केट में किल्लत पैदा हुई और कीमत 190 से 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। इस अमर से महंगाई बढ़ी, ज़राअत के शोबा तबाह हुआ, किसान मुतासिर हुआ, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर पर शदीद दबाव पड़ा। आज वज़ीर आज़म साहब ने फैसला तो किया है कि हर 2 माह बाद वजारतों से कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब की जाएगी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब साबका दौर में ऑपोजिशन में बैठकर चीनी स्कैंडल कहा करते थे। आइए आपको अब वो भी सुनाते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान है कि जहाँ पर पहले चीनी बाहर भेजी जाती है, अरबों रुपए जेब में डाले जाते हैं, फिर चीनी बाहर से मंगवाई जाती है, अरबों रुपए जेब में डाले जाते हैं। इमरान खान के आगे आटा चोर, पीछे बिजली चोर, दाएं चीनी चोर। फैसला शुगर की एक्सपोर्ट का है कि वजीर आजम इमरान खान ने पूरे होशो हवास के साथ किया। हालांकि वो जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड थे उन्होंने जगह जगह उनको तनबीह की, वार्न किया कि हमारे पास तो सरप्लस नहीं है, एक्सपोर्ट कहां से करेंगे आप। कार्रवाई तो वजीर आजम के खिलाफ होनी चाहिए। वो वाला चूहा है जो लोगों का आटा खा गया, ये वो चूहा है इमरान खान जो लोगों की चीनी खा गया, ये वही चूहा है जो लोगों का सुकून खा गया। इमरान खान और उसकी हुकूमत चीनी चोर, आपकी आवाम की 400 अरब की चीनी खा गए। चीनी चोरी, आटा चोरी, उन सब के लिए एनआरओ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक का प्लान ताहाल वाज़े नहीं है, अलबत्ता हुकूमत ने इस तहरीक का बंदोबस्त करने का इरादा कर लिया है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने वार्निंग दी है, तहरीक इंसाफ वाले सुन लें, 5 अगस्त को जिस क्लाइमेक्स की बात की जा रही है, अगर उसमें गिराव शामिल हुआ तो 26 नवंबर से सख्त जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। ऑल्दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आप वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी उमूर। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। राना साहब, आपसे सबसे पहले तो राना साहब ज़रूर बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो ऐवान सदर गए, सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई, आप भी उस मुलाकात में मौजूद थे, और जो मुल्क में जो चेमोगोइयाँ हो रही थी, जो रूमर्स गर्दिश कर रही थी कि सदर साहब शायद मुस्ताफ़ी हो जाए, क्या अहवाल रहा उस मुलाकात का राना साहब? देखें, वो मुलाकात कल एक यानी बड़े खुशगवार माहौल में हुई और उसमें सभी चीज़ें जो हैं समेत इस अफवाह के या जिस तरह की ये एक बेबुनियाद जो है वो स्टोरी मीडिया में कुछ साहबान की तरफ से, मोअज़्ज़ज़ साहबान की तरफ से घड़ी गई, फिर उसको चलाया गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई। जो इंतज़ामी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ा जो सूरत हाल है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेसिडेंट साहब को एतमाद में लिया, जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो इसमें बड़े रिलैक्स और बड़े ही जो है वो एक जो है वो यानी जज्बा खैर सगाली और बड़े खुशगवार माहौल में जो है वो ये सारी बातें डिस्कस हुई। तो राना साहब, ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक पेज पर है, एक सेम पेज पर है? जी बिल्कुल, वो न सिर्फ सेम पेज पे हैं बल्कि उन्हें इस बात का पूरा इदराक है कि ये जो मौजूदा सिस्टम है, जो कोलिशन गवर्नमेंट है, ये इसके बगैर जो है ये चल नहीं सकती। ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो इस कोलिशन गवर्नमेंट का लाजमो मलजूम हिस्सा है। देयर इज़ नो क्वेश्चन इनके बगैर। तो इसलिए हर मामले पे जो है वो मुशावरत होती है, हर मामले पे एक दूसरे को एतमाद भी लिया जाता है और स्पेस भी दी जाती है, क्योंकि जब तक आप स्पेस ना दें तो उस वक्त तक कोई भी पार्टनरशिप जो है या जो एक कोलिशन है वो नहीं चल सकती। बट पीपल्स पार्टी के जो चंद अफराद हैं और जो सीनियर उनके लीडर्स हैं, वो तो हुकूमती जो इकदामात से जो एक बैगेज एक परहैप्स नज़र आता है, वो तो उसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है। और वो आज भी, जिस तरह नवीद कमर साहब हों जो कि कायमा कमेटी बराए ख़जाना की सदारत करते हैं, वो आज इजलास के दौरान भी उन्होंने कहा कि हुकूमत को अपने आप को अलहदा कर लेना चाहिए। जो चीनी की कारोबार से का मामला है पूरा, वो कहते हैं चीनी की कारोबार से अलहदा कर लें। मुल्क में इस वक्त काफ़ी वाफर मकदार में वो कह रहे हैं कि चीनी मौजूद है, इंपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। सो इस किस्म के इकदामात को पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट कर रही है और हुकूमत पर ही आपकी यानी कि इस वक्त पोजीशन पर सवाल उठा रहे हैं। मामलात को बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, तो वहाँ पे ये कोई रजमेंट तो नहीं है कि उसने जो है वो एक डिसिप्लिन के तहत जो है वो चलना है। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट में और फिर ख़ास तौर पे पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में ये चीज़ें जो हैं ये बड़ा ज़रूरी होती हैं। ये छोटे मोटे जो है ना वो इख्तलाफात होते रहने चाहिए ताकि कोई बड़ा इख्तलाफ जो है वो जन्म ना ले ना हो। राइट। बट राना साहब, पीपल्स पार्टी तो कहती है, ये आप लोग जो वजीर दिफा ने कहा कि ये हाइब्रिड निज़ाम है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो फॉर्मलाइज नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है हम तो इसको हाइब्रिड निज़ाम बिल्कुल अपने आप को दूर रखते हैं और हम तो मानते भी नहीं हैं। देखें, जो वज़ीर दिफा ने बात की है उन्होंने अपना नुक्ता नज़र जो है वो बयान किया है और पीपल्स पार्टी के जो साहिबान हैं उनके ऊपर वो कंपलसरी तो नहीं है, लाजम तो नहीं है। वो उसके बारे में अगर कोई अदरवाइज़ ख्याल रखते हैं या इवन मैं भी अगर रखता हूँ तो मैं उसका इजहार कर सकता हूँ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो इसी चीज़ का नाम है ना। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में आपको अगर इख्तलाफ राय का अगर इख्तियार नहीं है, हक नहीं है, तो फिर वो किस बात की जमहूरियत है। बिल्कुल। और आप भी यानी कि इत्तेफाक नहीं करते इस कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन नहीं है इस हाइब्रिड निज़ाम की जिसकी बात कर रहे हैं वज़ीर दिफा भी। जी, मैं ख्वाजा आसिफ साहब की जो जिस सोच की बुनियाद पे उन्होंने कहा वो मैं उसे दुरुस्त मानता हूँ कि ख्वाजा साहब का ये बात करने का मकसद ये था कि इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप और अस्करी लीडरशिप जो है वो एक पेज पे है। मैं इसको दुरुस्त समझता हूँ कि ये वाकई बात दुरुस्त है कि एक पेज पे हैं और मुल्क को इन हालात में, जिन हालात में वो था इकनॉमिकली भी और अदरवाइज़ भी, और ये ख़ास तौर पे मार्का हक जो है, तो ये बड़ा ज़रूरी था कि अस्करी और सियासी क़यादत जो है वो एक पेज पे हों। लेकिन उन्होंने इस वन पेज को या इस बेटर अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने जिस लफ्ज़ से ताबीर किया है या मंसूब किया, हाइब्रिड का जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि इस लफ्ज़ के को मानी जो है ना वो बड़े नेगेटिव है या इसको नेगेटिव मानों में लिया जाता है। तो मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बात जो उनका मकसद था बात करने का वो बात दुरुस्त है कि दोनों क़यादतें जो हैं वो ना सिर्फ मुल्क को जो है वो बेहतरी की तरफ ले जाने और इकनॉमिक रिवाइवल के लिए जो है वो एक पेज पे हैं, बल्कि मार्का हक की जो कामयाबी है वो भी इसी की मरून मिन्नत है।
राइट, बट राणा साहब, ये जो जिस खुशगवार रिलेशन की आप भी बात कर रहे हैं, जो कि नज़र भी बहरहाल आ रही है, बट जिस किस्म के इकदामात मुल्क में हो रहे हैं, अब हालिया जो गुज़िश्ता रात का पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फैसला था, और चूंकि आपकी हुकूमत ले रही है इस किस्म के इकदामात जो कि अवाम मुस्तरद कर रही है, आज अवाम ने लोगों से जाके पूछें तो लोगों ने रिजेक्ट किया है, उनके लिए महंगाई इस शिद्दत से बढ़ चुकी है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया है। आपकी जमात के अंदर से भी आवाज़ें आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ में देख रही थी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी ट्वीट करके वो बाकायदा तौर पे कह रहे हैं कि जी बिजली चोरी की रोकथाम और सस्ती बिजली की फराहमी कैसे यकीनी बनाई जाए, और सारे जो कोर इशूज़ हैं इस मुल्क के, रियासती इदारे आइन की हुदूद में कैसे रखे जाए, इस किस्म के सवालात आपकी जमात के अंदर से भी आ रहे हैं। और रज़ा रब्बानी साहब भी आज कह रहे थे कि ये जो इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर है वो एक ग्रैंड नेशनल इंस्टीट्यूशनल डायलॉग है, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी 2 की तरफ जाया जाए। ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन सिर्फ डायलॉग ही तोड़ सकता है क्योंकि डिलीवर कुछ हो नहीं पा रहा। तो कैसे इसका माहौल बनाया जाएगा राणा साहब? देखें, एक जमहूरी निज़ाम में इस किस्म के सवालात उठाए जाने चाहिए कि कारकर्दगी या परफॉर्मेंस जो है, या गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करने के लिए पार्लियामेंट का और जो जमहूरी तौर पे जो रहनुमा है या पार्टीज़ हैं, उनका मकसद ही ये है कि वो क्रिटिसाइज़ करें, वो सवाल उठाएं, और उन सवालों के जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो जवाब देने चाहिए। तो ये सवाल उठाना जो है ये कोई नाराज़गी या ये कोई एहतजाज नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट की जो है वो तवज्जो दिलाने की एक वजह होती है, या उसकी एक कोशिश होती है। तो इसमें देखें, मामला ये है कि बिल्कुल महंगाई जो है वो लोगों को ग्रां गुजरती है, और किसी कीमत पे भी लोग महंगाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें इशू ये है कि हम सब्सिडी दे नहीं सकते। अगर गवर्नमेंट के बस में हो तो वो ये जो उतार चढ़ाव हो रहा है पेट्रोल की कीमतों में, तो उसमें सब्सिडी दे के जो है वो इसको वक्ती तौर पे जो है वो इसको कम रख सकती है। लेकिन क्योंकि हम IMF के साथ एग्रीमेंट में हैं, IMF के साथ ये मुआहदा है कि जो इस किस्म की चीज़ें हैं जिसमें पेट्रोलियम भी शामिल है, बिजली की जनरेशन भी शामिल है, कि वो जिस कीमत में गवर्नमेंट को जो है वो मैसर हो उसी में मैं जो है आगे उसको डिलीवर किया जाएगा, और इसमें सब्सिडी जो है वो नहीं दी जाएगी। बहुत सारी सब्सिडी जो है वो ख़त्म की गई हैं, कुछ अभी भी जो जिनका जारी रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उनको जारी रखा गया है। तो ये वजह है, अल्लाह करे कि इकॉनमी जो है वो बेहतर हो जाए, और IMF जो है वो अगले बजट में जो है वो हम उसको खुदा हाफिज़ कह दें, तो उसके बाद बिल्कुल ये जायज़ सवालात हैं और इसको आंसर होना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है वो महंगाई को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये इस वक्त जो चीनी की कीमतों ने डबल सेंचुरी की है राणा साहब, तो ये हुकूमत को कितनी बुरी तरह से ये पूरा मामला क्लीन बोल्ड कर गया है, और ये कौन सा वो माफिया है जो इतना सरगर्म है और हर दौरे हुकूमत में वो अपना पूरा जो एक मुनाफा है वो कमाने में कामयाब रहता है? नहीं, ये कोई अपना जो है वो माफिया वाली बात नहीं है, या क्लीन बोल्ड होने वाली बात नहीं है। ये डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। तो इसमें जब ये फ़ैसला हुआ था कि चीनी को बरामद किया जाए, उस वक्त स्टॉक जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद था, और बिल्कुल उस सूरत हाल में वो दुरुस्त फ़ैसला था। लेकिन बाद में कोई प्रोडक्शन में जो है वो कमी हुई है जो लास्ट सीज़न है, तो उस वजह से जो है वो फिर ये शॉर्टेज की सूरत हाल पैदा हुई है। तो उसमें गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि चीनी को दरामद करके आम सार्फ जो है, शहरी जो है, उसको जो है वो सेव किया जाए। तो लेकिन अब मेरा ख़्याल है कि जो ये चीनी के मिडल मैन हैं और जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, तो उनके दरमियान मामला तय पा गया है, और अगर उसके मुताबिक जो है वो कीमतें जो है वो कंट्रोल में आ जाती हैं, तो शायद पे ये बरामद करने की भी ज़रूरत ना पड़े, या कम बरामद करने की ज़रूरत। राइट, राणा साहब आपकी इजाज़त से एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आगे गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। अब कुछ दिनों में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट के इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं,
और इस हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब भी बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और उनका आज उन्होंने जो दावा सामने आया है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जिस दिन भी ऑपोजिशन जमातों के उनका एक मेंबर भी अगर जो है वो ज़्यादा हुआ तो वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लाई जा सकती है। अगेन राना साहब, जो गवर्नर का एक जो पोजीशन होती है वो तो वफाक के नुमाइंदा होते हैं। जिस तरह से हमें नज़र आ रहा है कि सियासी सरगर्मियों में सियासी मुलाकातें वो कर रहे हैं और बयानात भी सामने आ रहे हैं, दावे भी सामने आ रहे हैं, हुकूमत की आशीर्वाद उनको हासिल है? जी, गवर्नर जो है वो वफाक का नुमाइंदा होता है और वफाक में एक सियासी हुकूमत है, तो इसलिए उसके मुताबिक जो है वो उनकी एक्टिविटी जो है वो होंगी। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो सियासत से जो है वो बहुत दूर कोई पोजीशन होती है। एक पॉलिटिकल जो है वो गवर्नमेंट है और गवर्नर साहब ने जो बात की उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बयान की है ना, कि अगर अपोजिशन के पास वोट ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो चीफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा, रिज़ाइन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगा। लेकिन मशरूत है इस बात से कि जो है वो अपोजिशन के पास वोट ज़्यादा हों, या दूसरे लफ्ज़ों में कि चीफ मिनिस्टर एतमाद खो दे। अगर एतमाद खो दे तो फिर ठीक है, फिर उसे रिज़ाइन करना चाहिए या फिर उसके खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगा। और राना साहब, आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपने मौलाना साहब की उस बात को तो आपने इंडोर्स किया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो तब्दीली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आनी चाहिए, इसको आप इंडोर्स भी करते हैं। आपको सेनेट इलेक्शंस में क्या नजर आ रहा है और जिस किस्म की बातें जो की जा रही है वो कितनी अलार्मिंग है राना साहब? अगरचे हर बार सेनेट के इंतखाबात के हवाले से ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की जो बाज़गश्त है वो बड़ी उरूज पे होती है, और अभी हाफिज हमदुल्ला साहब के मैं बयान सुन रही थी, वो खुद भी कह रहे हैं कि जी 22 करोड़ का एक MPA का वोट जो है वो 22 करोड़ का रेट जो है वो बाकायदा कोट किया जा रहा है। ये कितना अलार्मिंग है इस मुल्क की सियासत, और ये हर बार जो सुनने को मिल रहा होता है? देखिए, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि शायद ये इलेक्शन जो है अनअपोज हो जाए, क्योंकि PTI ने 6 सीटों पे अपने टिकट अनाउंस किए हैं। अगर 6 सीटों पर उन्होंने अपने टिकट अनाउंस किए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर अपोजिशन जो है उसको 5 सीटों से ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर अपने रखने चाहिए। 5 सीटें अपोजिशन की बनती हैं वो अपोजिशन को मिल जाएंगी, 6 गवर्नमेंट की बनती हैं 6 गवर्नमेंट को मिल जाएंगी। और अब ये अपने अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन है। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई 22 करोड़ वाली कोई बात है। ये बस सिर्फ ज़ेब दास्तां के लिए भी जो है ना वो बाज़ लोग बातों को बढ़ा चढ़ा के जो है वो बयान करते रहते हैं। राइट राना साहब, आपने जो आपका स्टेटमेंट मालिक साहब के भी प्रोग्राम में आपने जिस तरह से कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गंडापुर साहब ने बिलखसूस जो एहतजाजी तहरीक के हवाले से उसको एक आर या पार वाली तहरीक का नाम दिया है, आपने कहा कि वो पार होने से पहले ही आर कर दी जाएगी, तो ये आर से क्या मतलब अखज़ किया जाए? इससे मतलब ये अखज़ किया जाए कि अगर ये तहरीक जो है ये वायलेंस पे बेस करेगी, जो कि इस लफ्ज़ से ज़ाहिर है, आर या पार करने से जो मुराद ली जाती है वो यही है कि या हम नहीं या जो सामने मद्दे मुकाबला है वो नहीं, या मरने या मारने वाली बात को जो है वो आर या पार से जो है वो ताबीर किया जाता है। तो अगर इस मकसद के लिए जो है ये लोग बाहर निकलेंगे तो फिर इनको उसी मौके के ऊपर निप दी इवल इन दी बड वाली बात जो है ना वो की जाएगी, और इनको फिर कोई ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा कि ये इस किस्म की सूरत हाल मुल्क में इस किस्म की अनार्की जो है वो पैदा कर सकें। पर लेकिन राना साहब, इमरान खान साहब की जो हिदायत जेल से बाहर आई और जो उनकी बहनों ने भी कन्वे की, वो कहते हैं कि पुरअमन एहतजाजी तहरीक का इमरान खान साहब तो वही उसी पे जोर दे रहे हैं। नहीं, ये आर और पार तो पुरअमन नहीं होता। अब ये आर और पार हमने तो नहीं ये बात कही, या ये लफ्ज़ हमने तो नहीं इनके बयानात में दाखिल किया, ये वो खुद ही कह रहे हैं। और इससे पहले जो हमारा तजर्बा है या उनका जो माजी है वो कभी भी, वो हमेशा कहते पुरअमन ही है। वो जब जब भी इस्लामाबाद को आए हैं लॉन्ग मार्च लेके, हर बार वो 2014 हो,
वो 2022 हो, वो 2024 हो, वो ये कह के ही आए हैं कि जी हम पुरअमन तौर पे आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो नतीजा है वो कभी भी पुरअमन जो है वो नहीं होता। तो इसलिए इस मरतबा भी ये देखा जाएगा कि उनके पसे पर्दा जो है वो इरादे क्या हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो आगे जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और राणा साहब उनके 5 अगस्त को कहने वो से तो क्लाइमेक्स की बात कर जो रहे है हैं। वो हतमी तौर पे साबित नहीं होती। राइट, बट राणा साहब 5 अगस्त को क्लाइमेक्स, अब हुकूमत क्या सोच रही है, क्लाइमेक्स क्या होगा 5 अगस्त को जो वो नुक्ता अरूज हासिल करना चाह रहे हैं? देखिए, हम ना सिर्फ हमारी सोच है, बल्कि जो वो अपनी मीटिंग्स में जो वो प्लानिंग्स कर रहे हैं उसके ऊपर भी जहाँ तक हमारी दस्तरस है, तो हमारी जो इस वक्त तक की असेसमेंट है, ये कुछ भी नहीं करने जा रहे। कोई किसी किस्म की कोई एक्टिविटी जो है वो प्लान नहीं है, उसकी तैयारी नहीं है। देखिए ना, नुक्ता अरूज पे लेके जाना, इंतहा पे लेके जाना, भाई कौन सी एक्टिविटीज़ आप करेंगे? ये एक्टिविटीज़ की बुनियाद पे होता है ना, वैसे सिर्फ ज़ुबानी कलामी कह देने से तो नहीं होता। तो राणा साहब आप जो कह रहे हैं कि तो आपको इस मीटिंग्स की वक्त दस्तरस तक हासिल है, तो आप लोग ने कोई जासूस तो नहीं छोड़े? क्योंकि वो तो वैसे ही टेंशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि उनके मीटिंग्स के अहवाल जो है वो लीक हो रहे हैं। नहीं, तो फिर जो है वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो ये कुछ नहीं करने जा रहे। ये सिर्फ जो है वो जो है ना, सिर्फ ये ज़ुबानी जमा खर्चा है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह नहीं। सो आप कह रहे हैं कि ये, यानी कि आपकी इत्तलात के मुताबिक ये सड़कों का रुख नहीं करेंगे, ये कोई प्लानिंग नहीं हो रही है। और जो इस वक्त इन फाइटिंग नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो एक फ्रिक्शन नजर आ रही है, वो आप लोग के लिए तो बड़ी सूदमंद नजर आ रही है, वो बड़ी बेनिफिशियल है फिर। यानी बहरहाल हम उसे सूदमंद बनाने के लिए हमारी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो जो कुछ भी है वो इन्हीं का अपना ही जो है वो किया धरा है। तो इन्हें चाहिए कि बैठ के कोई अपनी पोजीशन को देखें, अपने आप को कंसोलिडेट करें, और उसके बाद कोई जो भी प्रोग्राम बनाना है उसको बनाएं। तो और उस पुरअमन बनाएं। ये जब ये पुरअमन कोई एक्टिविटीज़ अनाउंस करेंगे तो यकीनन फिर गवर्नमेंट जो है इनके ख़िलाफ़ कोई जो है वो एक्शन नहीं करेगी। लेकिन अगर ये वायलेशन के ऊपर उतर आएंगे और इस तरह से आर पार का मामला करेंगे, तो फिर यकीनन जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो है वो इनको रोकने के लिए जो है वो अपने इक़दाम करेंगी। राणा साहब, उनकी इमरान खान साहब की बहनें जो गुफ्तगू कर रही हैं जेल से इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, और वो जिस तरह से कह रही हैं कि इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए हुकूमत जो है वो बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद बढ़ा दी गई हैं। कल इमरान खान साहब का ट्वीट भी कुछ इसी किस्म का जिक्र उसमें भी किया गया था, और मरियम नवाज साहिबा पे बाकायदा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये तमाम मजालिम के हवाले से इंस्ट्रक्शंस और हिदायत जेल सुपरिटेंडेंट को दी है। लेकिन दूसरी तरफ हम फिर वो प्रेस रिलीज भी देख रहे थे जो कि गुज़िश्ता रोज़ जेल सुपरिटेंडेंट साहब की जानिब से आई है, जिसमें बताया जा रहा है तमाम सहूलियात दी गई हैं। तो सच क्या है राणा साहब? सच यही है कि इमरान खान साहब को जेल में वो तमाम सहूलतें जो अदलिया के हुक्म पे उनको मैसर की गई थी वो कंटिन्यू है, और कोई इस किस्म की जो है वो इंतकामी कार्रवाई या इस किस्म का कोई रवैया उनके साथ रवा नहीं रखा जा रहा। राइट। और राणा साहब, आखिर में क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब जो बयानिया है, और नेचुरली एक सियासी जमात है अपने बयानिया के लिए, और मैं ये बात मेंटेन करती हूँ कि दो लफ्ज़ वो आगे मजीद लगा के एक बयानिया या अपने सपोर्टर्स को चार्ज करने के लिए बहुत कुछ कह सकती है। लेकिन जब वो ये कहती है कि जी अदालत के अहकामात के बावजूद, लिस्ट पे नाम होने के बावजूद फैमिली को मिलने नहीं दिया जाता, जमाइमा गोल्डस्मिथ बाहर से बैठ के वो ये कह रही हो कि पाकिस्तान इमरान खान को अपने बेटों से मिलने नहीं देगा, फिर आपके बयान को भी वो कोट करती है गुज़िश्ता हफ्ते से कि जहाँ पर आप कहते हैं कि जी वो आएंगे तो अरेस्ट कर लिए जाएंगे उनके बेटे। तो ये फिर ये उनकी बयानिया को या उनके नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग नहीं कर देता, मजबूत नहीं कर देता? नहीं, उनको वो देखें, वो जो है वो अपनी जो है वो यानी जो सपोर्ट करती है बात वो करते हैं, पूरी बात नहीं करते। मैंने कब ये कहा है कि वो आएंगे तो उनको यहाँ पे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा? मैंने ये कहा है कि वो अगर आएँ यहाँ पे अपने
वाले से मुलाकात करें तो उनका हक है, लेकिन अगर वो वायलेंस करेंगे, अगर वो किसी एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे तो फिर यकीनन वो सियासत करेंगे, और अगर वो सियासत करेंगे तो फिर तो उनको बल्कि ख़ुद उनकी अपनी ज़रूरत होगी कि वो गिरफ़्तार हों ताकि उनका भी जो है वो नाम हो। तो अगर वो वायलेंस करेंगे तो फिर ये कहना कि मैं कह रहा हूँ कि उनको गिरफ़्तार कर लीजिएगा तो अंडरस्टूड है कि फिर जो है वो गिरफ़्तार होंगे। बट थैंक यू सो मच राना साहब, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हमें तज्जियाकार ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब और सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार अतर काज़िम साहब हमें इस पैनल में ज्वाइन करें। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, अतर काज़िम साहब अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। ये जो रज़ा रब्बानी साहब की आज जो प्रेस रिलीज सामने आई है, ग्रैंड नेशनल इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की बात करें, वो कह रहे हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन को सिर्फ और सिर्फ डायलॉग ब्रेक कर सकता है, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी 2 होने की जरूरत है। इस तरफ माहौल को किस तरह से लेकर आया जाए? देखें, एक सीनियर सियासतदान जो बात कर रहे हैं और तजवीज बड़ी साहिब है, लेकिन किस तरह होगा अमल दरामद इस पे? क्योंकि जिनसे बातचीत करने की हो रही है, एक तरफ अचकज़ई साहब कहते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए, लेकिन हम बात फौज से ही करेंगे। मतलब वो मुतमईन नजर ये है कि ताकत जिसके पास है उस गवर्नमेंट बना ले, और जिसकी वजह से सारी बातें कर रहे हैं यानी इमरान खान और उनकी पार्टी की, जिसके काफिले में पिछले हफ्ते आप जाने के लिए तैयार हुई थी। इस दफा उनके काफिले में नहीं, मीडिया को कहा था आमिर साहब, वज़ीर दिफा की जानिब से कहा गया। मैंने जानबूझ के कहा है, ताकि आप ये बात कर सकें, और उसमें ही अब शामिल हो रहे हैं। सवाल है, ये तो नहीं मिलने दिया, अतर काज़मी साहब कल जाएंगे, नहीं मिलने देंगे या मिलने देंगे पता चल जाएगा। तो अब सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब ने कल जो कहा, उन्होंने सीधा सीधा फिर फील्ड मार्शल साहब पे इल्जाम आयद कर दिया कि मुझे कुछ हुआ तो वो होगा, और मेरी वाइफ को भी वो तंग कर रहे हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और वजह यह है कि DGI के ओहदे से उठाया था तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। भाई ये अभी आपने 2-4 महीने पहले या 2-4 हफ्ते पहले ये बात की थी, फिर अब दोबारा की, तो आप 4 साल क्यों गायब थे? ये बात मीडिया पे उसी वक्त आ गई थी कि आसिम मुनीर साहब ने जनरल बाजवा के जरिए कुछ शवाहिद फैमिली की गुफ्तगू के, गिफ्ट्स के, तहफ़ के उन्होंने दिए थे कि PM साहब अपने घर की तरफ देखें, तो नतीजे में उन्होंने निकाल दिया। तो अब आपकी बात को इस तरह नहीं लिया जा सकता कि आप कोई आज पहला सच बोलने जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। बल्कि अब ये नजर आ रहा है कि जैसे इंडिया को शिकस्त हुई और BLA और TTP मुतारिक कर दी गई प्रॉक्सी के लिए बेपनाह उसमें, और अब एक तरफ उनकी जमाइमा गोल्डस्मिथ अहलिया उनके बच्चों को मूव कर रहे हैं कि आलिया हमजा को वो जो कुछ काम एक्चुअली कर रही हैं उनको सलमान अकरम राजा रास्ता ही देने को लिए तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जितनी दस्तरस हुकूमत को हासिल है, उनकी मीटिंग्स और उनकी जो प्लानिंग हो रही है, राना साहब कहते हैं कि और हुकूमत बज़ाहिर बड़ी मुतमईन है कि ये कुछ करने के इस वक्त पोजीशन में नहीं है और ये सिर्फ बातें की जा रही है। पहले तो जो आपने क्वेश्चन किया था रज़ा रब्बानी साहब के, आपने प्रेस रिलीज का जिक्र किया जी। वो एक इंटर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की बात करते हैं, सियासी जमातों के डायलॉग की बात करते हैं। आज मेरे प्रोग्राम में मियां जावेद लतीफ साहब ने भी ये कहा कि नवाज शरीफ साहब को, अचकज़ई साहब को, इवन कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया, दीगर रहनुमाओं का भी नाम लिया कि इन सबको डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, डायलॉग हम सबको करना चाहिए अगर हमने मुल्क को आगे लेके चलना है। तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन रज़ा रब्बानी साहब की हुकूमत तो खुद इस वक्त जो है वो है कायम है इस मुल्क में, उनकी जमात इक्तदार में है, तो वो अपने अंदर कितना डायलॉग कर रहे हैं, वो कितनी चीजों में जमहूरी जो बातें वो करते थे उनके मुताबिक वो चल रहे हैं। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जिनके पास इक्तदार है वो क्या कर रहे हैं, वो जिनके पास इख्तियार है वो क्या कर रहे हैं। आप देख लें कि मैंडेट की हालत ये है कि इनको भी पता है, ये मैं आपको हल्फन कहता हूं, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, JUIF वाले आपके साथ प्राइवेट महफिल में बैठ के कहते हैं ये मखसूस नशिस्तें हमारी नहीं बनती हैं लेकिन हमें लेनी चाहिए। ये सारे कहते हैं, एक सीट ये टॉस करके आपस में बांट रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग हो। फिर गुज़िश्ता रोज की जो डेवलपमेंट थी जिसमें पीपल्स पार्टी और ये सदर जरदारी साहब से जो मुलाकात हो रही थी तमाम वजीर आजम और दीगर रहनुमाओं की, ये कोई डबल स्टैंडर्ड्स फिर नजर आ रहे हैं? देखिए, इनकी तो जो भी मुलाकात होती है उसमें अवाम की कौन सी बात होती है।
कल भी जो मुलाकात हो रही थी उसमें यही आया कि जी वो ऑपोजिशन को वहां पे मजबूत किया जाएगा, अपने पुराने साथी मौलाना फजल रहमान साहब को साथ लेके चलाया जाएगा। और ये पेट्रोल महंगा होने पे अगर आप इनके साबका बयानात चला दें, और कल रात को जो इन्होंने किया है, और दूसरा ये जो चीनी का मामला है, चीनी के ऊपर ही आप देख लें इन लोगों ने क्या किया। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर सहाफी, उन्होंने कहीं किसी ड्राइंग रूम में नहीं, टीवी पे बैठ के कहा है, ARY पे बैठ के ये खबर दी है कि वजीर आजम साहब नहीं करना चाहते थे, फैमिली मीटिंग हुई और उनको कहा नहीं करो, तुम इजाजत दो। इस तरह तो ये मुल्क चलाया जा रहा है कि जिस हुकूमत को ये नहीं पता कि कितनी चीनी की हमें जरूरत है, आप फूड इमरजेंसी के नाम पे चीनी मंगवाने की बात हो रही है। भाई आप उसको डीरेगुलेट करें। आपने गंदम जैसी जो इंपॉर्टेंट फसल है उसको तो आपने कर दिया डीरेगुलेट कि जी ना हम खरीदेंगे, खुद ही बेचें, खुद ही करें। तो चीनी भी जो मर्जी इंपोर्ट करे, जो मर्जी एक्सपोर्ट करे, आप उसको डीरेगुलेट कर दें। लेकिन हर सियासी जमात के अंदर ये जो शुगर वाले लोग हैं ये बैठे हुए। बाकी जो आपने तहरीक की बात की, देखिए फिलहाल तो मुझे तहरीक उस तरह होती हुई नजर नहीं आ रही जिस तरह कहा जा रहा है कि कोई 5 तारीख को कोई बिल्कुल सिनारियो चेंज हो जाएगा। शायद कोई मोमेंटम आगे जाके ये कोई बना सके। फिलहाल तो मुझे ये चीज सिर्फ पेपर के ऊपर और जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर या ट्विटर के ऊपर ही चीजें नजर आ रही हैं। ग्राउंड पे तो मुझे फिलहाल कोई तहरीक नजर नहीं आ रही। तो राना साहब की यानी कि फिर खबर उस हद तक दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई प्लानिंग नहीं हो रही है, हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है। आमिर साहब, अभी जो ये चीनी का जिक्र अतर साहब भी कर रहे थे, ये कौन सा ये माफिया ऐसा कैसा है कि जो हर दौर में पैसे बटोरने में, मुनाफा बटोरने में कामयाब रहता है, कानो कान खबर नहीं होती। वजीर आजम का बताया जाता है कि वो करप्ट अफसरान को मुल्क से हटाना चाहते हैं, मुल्क भर से उनको सिफारिश की कॉल्स आना शुरू हो जाती है। सो ये हुकूमत इतनी बेबस है। चीनी के ऊपर तो सीधी सी बात है कि आप 60 की दिहाई के अखबार निकाल लें, 70 की दिहाई के अखबार निकाल लें, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं पकड़ेंगे, फलाना नहीं। और चीनी की कीमत पे अयूब खान को गालियां पड़ी और उनको जाना भी पड़ा। जो भी हालात थे, सिंपल सी बात यह है कि ये एक डकैती हुई है जिसको टिका के 200 रुपए पे बेचा गया, और अब कह रहे हैं कि हमने मुकर्रर कर दिया कीमत और 172 और 75 रुपए में आम आदमी को मिलेगी। भाई ये जो 35 रुपए आप उस पर ना जाए 165 पे, वो भी ज्यादती थी कि पहले वो एक्सपोर्ट करने के नाम पे उसको 165 पे फिक्स किया गया। अब आप यहां आ गए हैं और ये ड्रामा हो रहा है, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। इसमें कोई वजह है ही नहीं कि ये माफिया का गठजोड़ है। और इसमें तमाम सियासी जमातें, कुछ बिजनेस जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं लेकिन वो बिजनेस चला रहे हैं, तो वो भी सियासी जमातों को बैक कर रहे होते हैं। आप किसी मतलब जमात इस्लामी चूंकि वो गेम में नहीं है हुकूमतों वाली में, तो आप देख लें कि सारे के सारे कोई ना कोई आगे पीछे किसी के साथ मिलके काम कर रहा है। आप देख लें इस वक्त पीटीआई के जो सरबराह हैं चौधरी परवेज इलाही, वो खुद उसमें है, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली इसके अंदर है, उनके खानदान की मिले हैं, खुसरो बख्तियार हैं, फिर वो अहमद मखदूम अहमद महमूद हैं, जहांगीर तरीन है। मतलब हम किसके नाम लें जो सियासत में हैं और सबकी शुगर मिले हैं। जरदारी साहब का ग्रुप है पूरे का पूरा सिंध के अंदर, सबसे ज्यादा शुगर मिले कहा जाता है कि उनकी हैं। तो असल इशू यही है कि ये इत्मीनान किसको है, बिल्कुल नहीं है। और इसके ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक्सप्लेनेशन बनती है कि आपने किस डाटे पे एक्सपोर्ट की थी, किस डाटे पे इंपोर्ट की है। तो लोग तो कह रहे हैं कि जी ये तो धंधा था और वो गंदा है और मंदा हमारे लिए है, आम आदमी के लिए, कि आपने हमें इतनी महंगी बेची, फिर शोर मचाया, फिर अब वो इंपोर्ट की, उसके ऊपर IMF का भी क्वेश्चन आ गया। तो करना क्या चाह रहे हैं? एक तरफ आप हमें बताते हैं कि हम बड़े ठीक जा रहे हैं, आप तनख्वाहें बढ़ा देते हैं अरकान पार्लियामेंट की, फिर वफाकी वज़रा की, कुछ सिंबॉलिकली आप, और फिर पिछली दफा जब आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई तो आप कहते हैं कि जी हमने वो बलोचिस्तान, मैं पेट्रोल की भी बात कर रहा हूँ, हाँ, उस वक्त बढ़ाई नहीं थी, अनचेंज रखी थी, बरकरार रखी थी। कम करनी थी तो आपने बलोचिस्तान की सड़क का हमें चूरन भेज दिया, भेजा गया, बिल्कुल ले आओ जिसके पैसे दिए थे, बिल्कुल उस वक्त जब कम कर सकते, हमें अब कर दो, बिल्कुल इसमें तो कोई कहानी नहीं। तो आमिर साहब ये जरूर क्विकली बता दीजिएगा कि इसमें पीपल्स पार्टी के रोल को एब्जॉल्व किया जा सकता है? देखें, इस पे ऊपर पेट्रोलियम पे चीजों पे अगर कोई तवाना आवाज है तो वो हाफिज नईम साहब की है जमात, जैसे उन्होंने बिजली पे की थी, बिल्कुल होना चाहिए, इस पे एक मोमेंटम बनना चाहिए। लेकिन क्या पीटीआई जो अपोजिशन, मैं अब कहूंगा क्लेम करती है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो प्राइम मिनिस्टर को चोर और उचक्का कहने में जरा नहीं तड़पते, बिल्कुल नहीं डरते, टिका के बात करते, ये आम आदमी के लिए क्यों नहीं बात करते? वो हैं कहां पे? अवामी इश्यूज पर जो है अभी भी जो इस वक्त नजर आ रहा है, जो तहरीक का भी जो तमाम तर टारगेट है वो ऑब्वियसली बानी की उनकी रिलीज है, उनके जो लीडरान हैं जो जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं वो इनकी रिहाई को यकीनी बनाना है। आपने कहा कि अभी तक प्लान नहीं नजर आ रहा है। और जो अवाम के मसाइल हैं, आप पीटीआई का मुद्दा क्या है कि जी हमारा अवामी मैंडेट चोरी हो गया है। भाई आपका अवामी मैंडेट चोरी हुआ है, अवाम ने आपको मैंडेट दिया था कि आप इन मसाइल पे बात करेंगे,
तो आज चीनी महंगी, बिजली नहीं है, दीगर मसाइल हैं, आप उसके ऊपर ज्यादा बात ही नहीं करते। आप अपनी ऑडियोज लीक कर रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो राना अभी साहब फरमा रहे थे, राना आमिर इलियास साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि आप क्यों नहीं वीडियो पैगाम जारी करते, आप क्यों नहीं इसके ऊपर बात करते महंगाई के ऊपर। तो ये ऑपोजिशन का काम है। आप बाकी जो मर्जी वजीर आजम के हवाले से तनकीद करते रहे, उनके नाम पुकारते रहे, उससे आम बंदे को क्या फर्क पड़ेगा। या हुकूमत को जो असल इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जाए। एब्सोल्युटली। और अतर साहब, अब आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा, आप कल जाएंगे साबिक वजीर आजम? कल बिल्कुल। देखिए, मेरी तो आप जो है हमेशा से आइडियल रही हैं सहाफत में, तो आपने पिछले हफ्ते गई आप, और फिर आपको देख के मुझे भी शौक पैदा हुआ और मैंने कहा जी मेरा नाम भी लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि मुझे भी जो है ना एक्सरसाइज तो वैसे ही करनी होती है, तो 4-5 घंटे वहां खड़े होकर आ जाएंगे और कुछ नहीं तो एक्सरसाइज ही हो जाएगी। बट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आमिर इलियास, राना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।